नमस्कार दोस्तों। देखा जाए तो एक तरफ जर्मनी के चांसलर वो इंडिया के अंदर आए और दूसरी तरफ यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर। जर्मनी के अंदर देखा जाए तो कम से कम 10,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिरकार क्यों कर रहे हैं? और देखा जाए तो जर्मनी के चांसलर वो इंडिया के अंदर आए। 2 दिन की उनकी विजिट थी और देखा जाए तो कुछ अहम मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। देखा जाए तो एक एक मेन कारण ये भी था कि जो बात निकल के आई कि जर्मनी ने चाहता है कि जो इंडिया का $5.2 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है, जिसके तहत इंडिया 6 सबमरीन बनाने की जो कोशिश कर रहा है, ये प्रोजेक्ट जर्मनी को मिल जाए। अभी कुछ समय पहले पता हो कि फ्रांस इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए तैयार था, बट फ्रांस पीछे हट गया। अब फ्रांस पीछे क्यों उठा? जो इंडिया 6 सबमरीन बनाने सोच रहा है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी की होगी, जिसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट जो propulsion, मतलब बात बोल सकते हैं कि जो सबमरीन काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, कि मतलब बिना ऊपर सरफेस पे आए बिना, तो ऐसी सबमरीन बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं, फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी थी। फ्रांस ने कहा देखो भाई, हम तो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे। तो इंडिया ने कहा है तो फिर हमें तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। तो फ्रांस चला गया अलग। तो अब जर्मनी आया है। जर्मनी चाहता है कि ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए। अब देखते हैं कि जर्मनी अब इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार है या नहीं है, क्योंकि इंडिया 2047 तक खुद अपने आत्मनिर्भर भारत की तरफ पूरा कंट्रोल होगा, कि हमने दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, सब अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर करें और उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। और देखा जाए तो आज के समय जर्मनी को लग रहा है कि जो उसके पड़ोसी देश थे, यूके, यूएस या बात करें फ्रांस, इन्होंने इंडिया के साथ बहुत बड़ी एक डील साइन की है, तो हम पीछे क्यों उठे? क्योंकि देखा जाए तो यूके, यूएस, फ्रांस ने मिलकर एक टाटा के साथ 470 एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश की है। बिलियंस ऑफ डॉलर का जो प्रोजेक्ट है। तो उसके बाद तो अमेरिका तो क्या खुशी के हमारे झूम रहा है। तो अमेरिका ने, बाइडेन ने कहा देखो हम तो क्या अमेरिका के अंदर 1 मिलियन जॉब्स लेके आया है। और देखा जाए तो 2024 के अंदर इलेक्शन भी है और उसको पूरी तरह से मतलब खूब उठाएगा मुद्दे को। देखो हमने तो क्या आपके लिए 1 मिलियन जॉब्स वो लेके आया है। तो कहीं ना कहीं जर्मनी ने सोचा कि हम तो यूरोप के अंदर देखा जाए तो इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, टॉप नंबर के पार्टनर है, तो हम पीछे क्यों उठे? तो इसलिए जर्मनी के दिमाग में कहीं ना कहीं 5.2 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट है शायद तक हमें मिल जाए। अब देखते होगा क्या। अब दूसरी तरफ बात करें फ्रांस के अंदर या फिर जर्मनी के, इटली के अंदर, लंदन, पेरिस, बर्लिन, हर जगह जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जर्मनी के अंदर कम से कम 10,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिरकार क्यों हो रहा है, क्या कारण है? देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि आप रशिया यूक्रेन युद्ध को, यूक्रेन को हथियार वगैरह सप्लाई बंद कर दो और रशिया से बातचीत करो और कैसे भी कैसे इस युद्ध को शांत करवाने की कोशिश करो। नहीं तो क्या ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ रहा है, जिस हिसाब से आज के समय जो कंडीशन वो चली हुई है। क्योंकि देखा जाए तो अभी हुआ क्या कि जर्मनी और यूएस ने सबसे जो एडवांस जो टैंक थे, सबसे जो खतरनाक लेपर्ड 2 टैंक है, जो उसने जर्मनी ने क्या किया, यूक्रेन को दिए हैं। तो उसके बाद इसी को क्या लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, आप यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद करो, इस युद्ध को शांत करवाने की कोशिश करो। और दूसरी तरफ देखना, लोगों ने क्या नाटो का फ्लैग मतलब एक तरह बीच में से काटना शुरू कर दिया। अब क्यों काट रहे हैं? कि नाटो के फुल फॉर्म की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लोगों का कहना है कि जब शीत युद्ध हुआ तो उसके बाद जो शांत हुआ, तो 1991 के बाद जब यूएसएसआर टूटा, तो उसके बाद जब यूएसएसआर खत्म हो चुका था, तो आपने नाटो को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए था ना। तो उस समय अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी मेन जड़ क्या है? नाटो है। नाटो की वजह से क्या है, एक तरह से इतना ज़्यादा युद्ध बढ़ा है आज के समय, हर जगह नाटो की वजह से जो युद्ध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी लोगों का कहना है कि फ्रांस को नाटो से बाहर निकल जाना चाहिए। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक मेन कारण ये भी है कि लोगों को लग रहा है कि जर्मनी के लोगों को लग रहा है कि शायद तक वर्ल्ड वार 3 ना हो जाए। क्योंकि मैन जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था 1914 के 1918 के बीच में, मैन जो नाम किसका बदनाम हुआ था? जर्मनी का। अब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, वो भी जर्मनी की वजह से हुआ था। और थर्ड वार अगर हुआ तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बीच में जर्मनी के ऊपर एक तरह बम ना फटे। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि जर्मनी के में एम कांड ना बने। क्योंकि जिस हिसाब से जर्मनी भी क्या है, हम उसको यूक्रेन को जो सपोर्ट करा, अपने जो खतरनाक उसने अपने जो वेपन्स वगैरह, जो टैंक वगैरह उसने प्रोवाइड किए, तो लोग इस हिसाब से जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और देखा जाए तो अमेरिका तो इस हाल में है कि एक वो कहावत है नहीं कि दूसरों के कंधे के ऊपर रखकर बंदूक चलाना, वो सेम काम आज के समय अमेरिका कर रहा है। क्योंकि अमेरिका की तो सोच यही थी कि हमने रशिया को पूरी तरह से डैमेज करना है। अब वो काम यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, अमेरिका के तो लोग मर नहीं रहे ना, अमेरिका की सेना मर रही है, तो यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। तो इसमें अमेरिका को फायदा हो रहा है। अमेरिका को क्या है, अमेरिका तो बस उसको वेपन्स, पैसे वगैरह सब यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा है।
तो देखा जाए तो कम से कम अमेरिका ने $70 बिलियन प्लस जो मदद दे चुका है यूक्रेन के अंदर। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, पोलैंड, फ्रांस, इतने लोगों ने 20 प्लस अलग कंट्रियों ने क्या किया, जर्मनी को मदद पहुंचा रहे हैं। और अभी रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर अभी जो बाइडेन ने एक सरप्राइज विजिट दी थी, यूक्रेन के अंदर पहुंचे थे और रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर यूक्रेन को पूरी तरह से सपोर्ट किया था और कहा था देखो हम आपके साथ खड़े हैं। तो उसके बाद अभी बाइडेन 500 मिलियन डॉलर की क्या और ज़्यादा मदद देने की पहुंचाई है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप युद्ध को शांत करवाने की बजाय आप क्या उसको और ज़्यादा भड़का रहे हैं। रशिया तो और ज़्यादा फिर एग्रेशन दिखाएगा, जिस हिसाब से जो बाइडेन है वो भी यूक्रेन के अंदर पहुंचे हैं। और देखा जाए तो अब दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि पहले तो जो कि वेस्टर्न कंट्री जर्मनी है जो यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े थे, अब वो शांत करवाने के बाद क्यों कर, ऐसा क्या कारण हुआ। देखो मेन कारण ये है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, मिलियंस ऑफ डॉलर मतलब नुकसान हुआ है। बात करें जर्मनी को $106 बिलियन का जो नुकसान हुआ इस युद्ध के अंदर, जो गैस के प्राइस, एनर्जी के प्राइस जो एक ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। आज के समय देखा जाए तो जर्मनी, फ्रांस सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट किसके ऊपर था, रशिया के ऊपर था। क्योंकि जो रशिया से नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन जर्मनी आ रही थी, तो वो क्या है, वो पाइपलाइन आनी वो बंद हो चुकी है, रशिया ने उसको कर दिया ब्लॉक। क्योंकि जर्मनी, फ्रांस, जो यूरोप ने भर भर के रशिया के ऊपर ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए। अब सैंक्शन लगाने के बाद क्या किया, रशिया ने जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन थी उसको बंद कर दिया। अब वहाँ पर जर्मनी के अंदर जो गैस के प्राइस एक तरह से इंक्रीज होने लगे, तो इसलिए लोग एक तरह से गुस्से में भी है कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हुआ है। क्योंकि अमेरिका का तो कोई नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि अमेरिका तो सेल्फ डिपेंडेंट है, उसके पास गैस भी है, सब कुछ है, तो इतना ज़्यादा अमेरिका को नुकसान हुआ नहीं। मेन नुकसान किसको हुआ है, यूरोप को हुआ है। बात करें जर्मनी, फ्रांस, इन देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो इसलिए आम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये बात तो है नहीं कि जर्मनी को, यूक्रेन को भी देखा जाए तो इस युद्ध के अंदर बहुत सारा नुकसान हुआ। कम से कम 108, ये अगस्त का आर्टिकल बता रहा हूँ मैं, अगस्त का महीने के अंदर $108 बिलियन जो यूक्रेन को नुकसान हो चुका था। 3.5 मिलियन पीपल होमलेस हो चुके थे। किसी ने अपना बाप खो दिया, किसी ने अपनी माँ खो दी, किसी ने अपने बच्चे खो दिए, इतने लोग ज़्यादा मारे जा चुके। उसके बाद देखना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, तो इतना कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। फिर भी यूक्रेन के, फिर भी देखा जाए तो ज़ेलेंस्की क्या है, एक तरह से कभी तो उनके दिमाग में आता चलो ठीक हम शांति की तरफ, हम चाहते हैं शांति, युद्ध को शांत हो जाए। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की बोलते नहीं नहीं, जब तक हम क्या है अपना एरिया नहीं छुड़वा लेते, जब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत बाई चांस, अगर बाई चांस रशिया यहाँ पर अटैक करता है तो ज़ेलेंस्की बोलता है कि अमेरिका से एक काम करो आप थोड़ा और ज़्यादा रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दो। अब कितने ज़्यादा सैंक्शन लगाओगे इसके रशिया के ऊपर, पहले बेचारा मरा पड़ा हुआ है। तो यूक्रेन के या बात करें ज़ेलेंस्की के दिमाग में तो यही है, थोड़ा बहुत अटैक किया तो रशिया के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शन लगा दो। अब काफ़ी बार देखता हूँ तो यूक्रेन ज़ेलेंस्की बोलते हैं हम तो शांति की तरफ है, हम तो चाहते हैं कि युद्ध शांत हो जाए, बट दूसरी तरफ बोलते हैं कि जब तक हम क्रीमिया को वापस नहीं ले लेते, जब तक हम जो हमारा ईस्टर्न वाला एरिया है उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर लेते, जब तक वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। देखो जिस हिसाब से आज के समय जो वेस्टर्न कंट्री यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल ये युद्ध है ख़त्म होने वाला है। अगर देखो एक काम हो सकता है कि देखो शांति की बात करें, ऐसा कुछ हो सकता है कि इस युद्ध के अंदर देखा जाए तो देखो यूक्रेन ने अपना तरफ से कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, अब रशिया ने भी कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि यूक्रेन सारा एरिया अपने कंट्रोल में कर ले लेगा। अब क्रीमिया तो रशिया के लिए जान है, तो जो उसको ब्लैक सी के अंदर या बात करें फिर उसको एशिया के अंदर एंट्री देता है, तो क्रीमिया को कैसे छोड़ पाएगा। तो ये काम हो सकता है कि यूक्रेन कुछ एरिया अपनी तरफ से छोड़े, कुछ रशिया अपने एरिया की तरफ से छोड़े, मतलब कुछ मतलब बफर जोन बना सकते हैं कि हाँ भाई एक काम करो, यूक्रेन ना तो यहाँ पर यूक्रेन की एंट्री है ना फिर रशिया की एंट्री है, कुछ बफर जोन बना के कुछ वो काम हो सकता है। अब देखना होगा क्या कुछ होने वाला है।